Good evening once again. Today we'll be talking about the corporate culture and human retention. Before I start, I would like to just ask one question because we want to make the workplace our employees' favorite hangout. And for that, before I'll try to share my experience and learnings from others also. I'll try to share certain tips and various tools to ensure that our workplace becomes our employees' favorite hangout. But before I start, I would like to ask a question, and the question is: how many of you agree that the sun rises in the west and sets in the east? Let me repeat my question. How many of you agree that the sun rises in the west and sets in the east? Any comments? Yes or no? Agree, disagree? Whatever, you can chat, you can speak also. I've got no problem. If The you want to, fact that you've asked, that means you will prove it before we move on. सर, my name is PK. तो आप समझ सकते हैं, जो आदमी नशे में होगा वो यही तो पूछेगा कि सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है. सो मैं अब कोशिश करता हूँ सूफी होकर के बात करूं. सो माय और ऊपर से क्वेश्चन टाइम भी इज 8 PM हो गया है. पंजाब में तो खास करके. So, sir, my question is: how many of us agree that the sun rises in the east and sets in the west? कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं आप में से? Perfect. अब आप एग्री करते हैं. Thank you very much. How many of you agree that the knowledge is power? Knowledge is power. How many of you agree? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, जैसे कि सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और नॉलेज इज पावर. सो दो चीजें हैं. लास्ट वीक एक सेशन हुआ था, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने दिया था, और उसमें उन्होंने एक एक्रोनिम यूज किया था, विच इज गॉप्टा: गोल ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्शन. Knowledge is not absolute power. Knowledge is a potential power. You can convert knowledge into power provided you implement your knowledge, provided you make use of your knowledge. Otherwise, knowledge is not power. बहुत से knowledgeable लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के यहाँ नौकरी करते हैं, ये हम सब जानते हैं. So basically it is a matter of mindset, and as a myth buster I will try to bust some of the myths. और एक मिथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत चलती है: कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता. दिस इज ऑल्सो अ मिथ, एंड आई वुड लाइक टू से कुछ पाने के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ता, सिर्फ करना पड़ता. यू ओनली नीड टू डू सर्टन थिंग्स, यू ओनली नीड टू एक्टिवेट योर माइंडसेट, यू ओनली नीड टू डू एक्शन, टेक एक्शंस, एंड देन यू कैन अचीव वट एवर इज द गोल, वट एवर इज द डेस्टिनेशन, यू कैन अचीव. सो मैं यही कहूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता गलत है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता. मैं ये स्टडी ऑफ हाउस ऑफ चीयर्स की एक स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि 59% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया इज नॉट हैप्पी. ये एक स्टडी है. और दूसरा इसमें ये कहा गया है स्टडी में कि 41% ऑफ एम्प्लॉइज हु विश टू लीव देयर जॉब आर आल्सो अनहैप्पी. तो ये सबसे बड़ा दुखद सिचुएशन है, सैड सिचुएशन है, सैड कमेंट्री है हमारे देश में, कि हमने वेरियस टूल्स को जो इजीली अवेलेबल है वो उनको समझा नहीं है, समझा है तो उनका फायदा नहीं उठाया है, और फायदा उठाया है तो आधे. आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज हमारे साथ ज्यादातर रहें. इसीलिए हमने जो प्रोसेस डिजाइन की, स्ट्रेटजी डिजाइन की, उसका एंड गोल ये था: लेट दी वर्क प्लेस बी योर एम्प्लॉय फेवरेट हैंगआउट. और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है माइंड सेट की. दो केस स्टडीज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. एक हमने बचपन में सुनी थी और एक अभी रिसेंटली 2017 में हुई. जो बचपन में सुनी थी वो ये थी कि एक आदमी को जिसने मर्डर किया था, फांसी की सजा दे दी गई. आई बिलीव एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी. आई विल बी यूजिंग इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इंग्लिश में भी बोल, बट प्राइमरीली बहुत सी चीजें इसमें हिंदी में भी होंगी, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट केस स्टडी ये थी कि एक आदमी ने मर्डर कर दिया था, उसको फांसी की सजा हो गई और वो जेल में था. और फांसी से कुछ दिन पहले वहां के, ये यूएसए की बात है, कैलिफोर्निया स्टेट की बात है,
और वहां के एक साइकोलॉजिस्ट ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं उन लोगों के साथ, दोज हु हैव बीन कंडेम टू, फांसी के लिए जिनको कंडेम किया गया, जिनको फांसी की सजा दी गई है, उनको उन पर मैं कोई प्रयोग करना चाहता हूं। उन्होंने अपना प्रयोग गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, और उसके बाद वो प्रयोग को, एक्सपीरियंस को, उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वो और उनके साथ 2-3 डॉक्टर्स की टीम, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की टीम उस कैदी के पास गई जिसको कुछ दिन के बाद फांसी की सजा। तो साइकोलॉजिस्ट ने उस कैदी को कहा, देखो बात ये है, आपको फांसी की सजा होनी है, वो तो पता है, फांसी की सजा आपको हो चुकी है। फांसी जब लगाते हैं किसी आदमी को, 1.5 मिनट तक वो तड़पता रहता है, 1.5 मिनट तड़पने के बाद फिर उसकी मौत होती है। तो इसका मतलब 1.5 मिनट उसको एडिशनल सफर करना पड़ता है, फांसी तो होगी ही हो। अगर इससे तुम बचना चाहो तो हम ये कर सकते हैं, एक काला कोबरा लाएंगे, वो आपको डसेगा और आपकी 15 सेकंड में मौत हो जाएगी, तो आपको 1.5 मिनट सफर नहीं करना पड़ेगा। बट इट इज योर चॉइस, एंटायरली योर चॉइस। अगर आप हाँ कहोगे तो कोबरा से आपको डसवाएंगे, अगर आप हाँ नहीं कहोगे तो फांसी नॉर्मल तरीके से जैसे होती है, लटका करके, हैंग करके, उस तरीके से। उसने, कैदी ने 2, 4, 5 मिनट सोचा, फिर उसने सोचा 1.5 मिनट तकलीफ लेने के बजाय अगर 15 सेकंड में छुटकारा होता है तो ठीक है, चलो वो बढ़िया है। उसने एग्री कर लिया कि ठीक है जी, आप मुझे कोबरा सांप से डसवाइए। जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन उसके सामने एक टोकरी में से कोबरा सांप निकाल करके उसको दिखाया गया, और जिसके बारे में उन्होंने फिर कहा कि ये दुनिया का सबसे जहरीला कोबरा सांप है जो आपको डसेगा और 15 सेकंड में आपकी मौत होगी। उसके बाद उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, जैसा फांसी के टाइम पे किया जाता है, पूरे मुंह को नकाब से, काली नकाब से ढक देते हैं, वैसे ढक दिया, और उसको सांप से डसवाने के बजाय एक सुई उसके हाथ में चुभो दी गई, और वाकई 15 सेकंड के अंदर उस आदमी की मौत हो गई। ये वाइडली रिपोर्टेड केस है, इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज वाइडली रिपोर्टेड केस एंड ड्यूली डिस्कस्ड, वाइडली, वेरी वेल रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड केस है ये कोई कहानी नहीं है। और मैं आज जितनी भी बातें कहूंगा वो सारी रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बातें हैं, उनमें से कोई भी स्टोरी टाइप स्टोरी नहीं। अदालत में आप जाते हैं तो कहते हैं मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैं आपको कमिट करता हूं, मैं जो बोलूंगा बोलूंगा, रिसर्च के अलावा कुछ नहीं। सो फर्स्ट केस स्टडी ये थी कि उस आदमी की मौत सिर्फ सुई चुभने से हुई, और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई उस आदमी की तो ये पाया गया कि कोबरा के जहर से, सांप के जहर से मौत। तो उसके दिमाग ने जहर पैदा किया, उसके दिमाग ने जहर पैदा किया, वो जहर सारे शरीर में फैला और उसकी मौत, जबकि उसे सांप से नहीं कटवाया गया था। दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी। द सेकंड केस स्टडी ये अभी रिसेंट है, कुछ साल पहले, और उसमें ये हुआ, कैंसर के इनिशियल स्टेज के 500 लोग लिए गए, अगेन इन कैलिफोर्निया इन यूएस, और 500 लोग ऐसे लिए गए जो मतलब 1000 लोग लिए गए, और उनको 500-500 के 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक केस को हिप्नोटाइज करके, एक ग्रुप को हिप्नोटाइज करके 500 लोगों को, और उनको बाद में हिप्नोटिज्म से जब वो उठे तो उनको ये कहा गया, उनको सजेस्ट किया गया हिप्नोटिज्म के टाइम पे कि आपका ऑपरेशन कर दिया गया है और कैंसर का ट्यूमर आपके अंदर से निकाल, और उनके पेट पे हल्का सा स्कार डाल दिया ताकि उनको बाद में अगर देखें तो उनको ये लगे हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। और दूसरे 500 ग्रुप का वाकई ऑपरेशन किया गया, उनका ट्यूमर निकाल दिया गया, और दोनों ग्रुप को अगले 3 साल तक जो है उनको स्टडी किया गया, और 3 साल के बाद वो रिसर्च पब्लिश की गई। दोनों ग्रुप्स की प्रोग्रेस 100% सेम, यानी वहां भी दिमाग ने ये मान लिया कि हमारा ट्यूमर निकल गया। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने मानसिक शक्ति के कारण जो है ना जल्दी रिकवरी कर, वो मानसिक शक्ति यही है, वट एवर वी थिंक बिकम्स पॉसिबल, वट एवर वी थिंक, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ माइंडसेट। मैं ये स्टोरी जो कि अदरवाइज रेलेवेंट नहीं लगी इस टॉपिक पे, वो रेलेवेंट इसलिए है कि हमारे माइंडसेट में एम्प्लॉयज को लेकर के कुछ चीजें हैं, कुछ बायस हैं। वो बायस अगर हम दूर कर लें तो हम कंपनी कल्चर को चेंज करके एम्प्लॉयज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बड़े प्रोडक्टिव और लॉयल फोर्स के रूप में। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए इन 2 केस स्टडीज का जिक्र किया जिनका अदरवाइज कोई रिलेशन इस टॉपिक से ना हो। और दूसरी चीज, आप जब भी किसी से बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप उस वक्त खुश हैं तो आपका ब्रेन खुशी के हार्मोन्स सिक्रीट करता है, अगर आप उदास हैं
तो आपका ब्रेन उदासी के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका ब्रेन गुस्से के, एंगर के, क्रोध के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। और उसका इफेक्ट क्या है कि अगर आप गुस्से में थे तो और गुस्से में रहेंगे, लगातार गुस्से में, और आप सामने वाले से गुस्से में बात करेंगे। अगर आप खुशी में हैं तो खुशी में बात करते चलेंगे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है हमारे ब्रेन की हार्मोन्स की सिक्रीशन का। इट मीन्स अगर आप, यू आर बेसिकली अ केमिकल बीइंग दैट वे, बिकॉज आपके जो केमिकल्स उस वक्त सिक्रीट हो रहे हैं आपके ब्रेन से, वो केमिकल्स ही आपकी बातचीत को आगे चलाए। इन अ वे यू आर पावरलेस। आपके दिमाग से जो स्वीट हो रहे हैं हार्मोन्स, उस हार्मोन के मुताबिक आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। आप गुस्से में हैं तो और गुस्से में होते जाएंगे, आप उदास हैं तो और उदास होते जाएंगे, आप खुश हैं तो और। इन अ वे यू आर पावरलेस इफ यू डोंट कंट्रोल। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, तो आपके पास बहुत चीज अच्छी है कि आप अवेयर हैं अगर, तो आपके पास चॉइस है और फिर आप एक्शन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ACA फॉर्मूला। फर्स्ट A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, सेकंड C स्टैंड्स for choice and the final A stands for action। आप अवेयर हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह का केमिकल आगे सिक्रिएट करवाएं अपने ब्रेन से। आप उस केमिकल को चेंज कर सकते हैं। खुशी वाले को आप, क्रोध वाले को आप खुशी में बदल सकते हैं, उदासी वाले को आप खुशी में बदल सकते हैं। इट इज परफेक्टली इन योर कंट्रोल। मैंने इसीलिए कहा कि ये सब चीजें माइंडसेट की बात है। once you are aware and once you understand that it is in your control, you can have। so basic चीज यही है, you are a chemical being, but the advantage is that you can control the secretion of those chemicals, and every opportunity, every conversation is an opportunity to leave the mark of kindness। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, whether it is in the family or in the office, आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, किसी पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रहे हैं या वेंडर से बात कर रहे हैं, एवरी कन्वर्सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी। जो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये शो कर सकें कि आप एक काइंड पर्सन हैं, आप एक वेल बिहेव्ड पर्सन हैं, आप एक मेच्योर पर्सन हैं, और आप अच्छी तरह से बात को नेविगेट कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बतलाना चाहूंगा। आई एम serial entrepreneur, I'm an author, a columnist, and a former editor. And I consider myself a health and happiness scientist, and I'm a motivational speaker, and I am a feature material myself. Many of the publications have written extensively on me and my performances and my achievements. I was included in the list of 50 mighty public relation game changers in the country, and this is my photograph. You can see I was also a part of the jury that decides the awards, national awards. We are In not the, able. I believe now you can see the presentation. This is my photograph. I was included in the 50 mighty people in the country who changed the PR domain, and this is the photograph of the jury that decides the awards in the PR domain. I'm there, and I have been sharing this with the top editors in India. You can also see the report, and publications have written extensively on me also. Then I keep on conducting workshops on journalism, and mine is the only workshop which gives the journalists tips to become an entrepreneur and give them an idea of 15 possible different businesses that they can go into if they choose to be an entrepreneur। ये मेरे कॉलम हैं हिंदी पब्लिकेशंस में छपे हुए, ये मेरी बुक्स हैं, और मैंने CMA में प्रेजेंटेशन दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, गवर्नेंस और सिटीजन राइट्स पे। ये वेरियस यूनिवर्सिटीज में मेरे लेक्चर्स के हैं। गृह लक्ष्मी नाम की मैगजीन है लेडीज की, नोएडा से छपती है। इट इज नंबर 2 मैगजीन एज फार एज सर्कुलेशन एंड पॉपुलैरिटी इज कंसर्न्ड। उसमें हर हफ्ते संडे को शाम 5 बजे मेरा लाइव सेशन होता है। सो दीज आर दी वेरियस टॉपिक्स आई हैव बीन एड्रेसिंग, आप देख सकते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मेरी वर्कशॉप है जो मैं करता रहा हूं, और ये 26 ऑफ नवंबर लास्ट ईयर को वेल बीइंग समिट हुई थी बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन की तरफ से, जिसमें मैं की नोट स्पीकर था। ये अभी इसी सितंबर में समिट ये था, हैप्पीनेस वर्कप्लेस अवार्ड सेरेमनी थी, जिसमें मैं की नोट स्पीकर था, आप देख सकते। और ये अवार्ड जिन लोगों को मिला उनको अवार्ड देते हुए, और ये मेरे फोटोग्राफ से हैं। ये अगर आप मेरा माउस का देख सकते हैं, ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन ग्रुप, मिस्टर अनुराग बत्रा। आई एम दिस। सो
हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लेट द वर्क प्लेस बी योर एम्प्लॉयज फेवरेट वर्क हाउस। कहा यह जाता है कस्टमर इज द किंग। ये हम सब एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारा फर्स्ट कस्टमर। योर एम्प्लॉय इज योर फर्स्ट customer. Unless you sell yourself to your employee, they will never be loyal to you. They will jump to any opportunity that comes their way. So आप अपने आप को और अपनी कंपनी को और अपने ब्रांड को, अपने एम्प्लॉयज को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बेच पाते हैं, उनके मन में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ पाते हैं कि आपकी कंपनी उनके लिए किस तरह से फायदेमंद है, आपका ब्रांड किस तरह से फायदेमंद है और आप किस तरह से फायदेमंद हैं, तभी आप उनको इस तरह से रिटेन कर सकेंगे। हमें एक चीज को समझने की जरूरत है, वेदर यू आर इन एट होम और इन ऑफिस, आप घर हो या ऑफिस में हो, आप पूरे के पूरे हर जगह पे जाके, घर में कोई चिंता है तो ऑफिस में भी आप उस चिंता को ले जा रहे। ये नहीं है कि वो चिंता आप घर छोड़ गए और ऑफिस में आपको वो चिंता नहीं होगी, या ऑफिस में अगर आपको कोई टेंशन है तो घर का माहौल भी कहीं ना कहीं टेंस आप करेंगे। ये पक्की बात है, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वेर एवर वी गो वी टेक आवर होल सेल्फ, वेदर इट इज वर्क प्लेस और होम और एनी अदर प्लेस इन द सोसाइटी। और अगर वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस है तो वो आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ को भी इफेक्ट करेगी, और अगर आपके घर में टेंशन है तो वो आपके वर्क प्लेस के, ऑफिस के काम को, प्रोडक्टिविटी को, बिहेवियर को, हर चीज को इफेक्ट करेगी ही करेगी। इस बेसिक फैक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हैप्पी वर्क प्लेस होती क्या है, कैसे बनती है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके एम्प्लॉयज को ये लगना चाहिए कि उनकी कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड वट एवर दे डू, वट एवर दे परफॉर्म। अगर उनको ये नजर आएगा तो उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी और उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हों, जो उनको क्लैरिटी हो। अगर वो क्लैरिटी नहीं है, कोई आदमी 10 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन को लेकर के, करियर ग्रोथ को लेकर के, तो ये पक्की बात मानिए कि आपके पास 2 एम्प्लॉय हो, 20 एम्प्लॉय हो या 200 एम्प्लॉय हो, वो लाला की दुकान की तरह आपका बिहेवियर होगा और लाला की दुकान की तरह ही उनका भी बिहेवियर होगा। जब मर्जी वो छोड़ जाएंगे, जब मर्जी आप किसी को निकाल। तो दूसरी चीज है पीयर सपोर्ट। इट इज नॉट दैट यू आर सिटिंग इन अ हॉल and you are a team. Please understand this. Sitting in a hall doesn't mean that you are a team unless there is peer support. Peer support एक दूसरे के लिए होना, एक दूसरे के काम को समझना, एक दूसरे के काम में सपोर्ट करना, वो भी उतना ही जरूरी है। उसकी ट्रेनिंग शुरू से ही, ऑनबोर्डिंग शुरू से ही एम्प्लॉयज को होनी चाहिए, या जब भी आप चाहें उसको शुरू कर दें लागू। उनको अपने काम की अप्रिसिएशन मिले, उसके लिए उनको रिस्पेक्ट मिले। अगर आप ये इंश्योर करते हैं तो ये पक्की बात है कि वो टिकेंगे और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, फियरलेसली अपनी बात कह सकें, फियरलेसली विचार दे सकें। उनका कोई ओपिनियन आप सुनने के लिए तैयार हो और उनको यूं ही ब्रश असाइड ना कर दें। ये उनको बात समझ में आएगी, तभी वो अपने सबमिशंस देंगे, तभी वो अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, वरना वो अपने आइडियाज भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे उनके आइडियाज नहीं अच्छे क्यों ना। और होलिस्टिक वेलबीइंग का आपको प्रोविजन अगर करें, होलिस्टिक वेलबीइंग का मतलब है आप उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर होलिस्टिक वेलबीइंग। दैट मींस मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ टू सम एक्सटेंट आल्सो। प्लस उनकी फैमिलीज को कितना आप एंगेज कर सकते हैं अपने ऑफिस की इवेंट्स में या अदरवाइज, चाहे आप इवेंट ऑफिस में करें या कोई आप वीकेंड समिट्स करते हैं, कुछ और करते हैं, फैमिलीज को ले जाते हैं, वहां फैमिलीज की इंटरेक्शन का कितना साधन आप कर सकते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि इस चीज का स्पेसिफिक मतलब क्या है और उसके फायदे क्या है। दूसरी चीज है, एक बार एक एमएनसी के साथ हम काम कर रहे थे, दे वर बोस्टिंग ऑल अलोंग कि जी हमारे तो एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है एम्प्लॉयज में, हमारे तो एम्प्लॉयज में पावर एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। और जब उनके एक सीनियर मैनेजर से मैंने बात की और उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बार बार वो शट डाउन हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आप अपग्रेड क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने कहा जी आई रिक्वायर 10 परमिशन
परमिशन टू जस्ट टू अपग्रेड दिस लैपटॉप। तो आप रेगुलेटेड हैं या ओवर रेगुलेटेड, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सिस्टम्स होने चाहिए बट सिस्टम्स मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, उसमें ह्यूमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। इस चीज का अगर हम ध्यान नहीं रखते तो सिस्टम्स बर्डन बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी। मुझे आहा मोमेंट आया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वी आर ऑल्सो अ पब्लिक रिलेशंस कंपनी। तो हम वोडाफोन का पब्लिक रिलेशंस हैंडल करते थे नेशन वाइड, और चूंकि मैं चंडीगढ़ में बेस्ड हूँ और मोहाली में वोडाफोन के अप नॉर्थ दिल्ली ऑफिस का हेड ऑफिस था, यहाँ पर उनके जो सीईओ थे मिस्टर अरुण कपूर, वो बैठते थे। तो उनके साथ मेरी मीटिंग्स बड़ी फ्रीक्वेंट होती थी। चंडीगढ़ से मोहाली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उनकी और हमारी जिसको कहें वेव लेंथ भी मिलती थी, इस कारण से मीटिंग्स कुछ ज्यादा होती थी जरूरत से। तो एक बार उनके मार्केटिंग हेड ने ये कहा कि लोग वोडाफोन ज्वाइन करते हैं बिकॉज वोडाफोन इज अ ब्रांड, बट 2 महीने के बाद वो अरुण कपूर के लिए काम करना शुरू करते। नाउ दिस वाज एन अमेजिंग स्टेटमेंट एंड इट कॉट माय इमेजिनेशन कि लोग वोडाफोन को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वोडाफोन एक ब्रांड है, और 2 महीने के बाद वो अरुण कपूर से इतने अटैच हो जाते हैं कि अरुण कपूर अगर कहे कि छलांग लगा दो छत से, तो वो छलांग लगाने को तैयार। सो आई ट्राई टू गो डीप एंड ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन स्टडिंग ओनली ऑन दिस, कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉइज को इतना लॉयल बना लें कि वो अगर सीईओ कहे छत से छलांग लगा दो, तो एम्प्लॉय छत से छलांग लगाने में भी ना हिचके। उस चीज को आज हम ब्रेक डाउन उसका देखेंगे, टिप्स देखेंगे कि किस तरीके से हुआ ये चीज, और उसका जो कारण है वो ये है कि किसी भी कंपनी में सीईओ के साथ या कंपनी के साथ इंटरेक्शन के वक्त आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही आज की डेट में करेंसी है। एक्सपीरियंस इज द न्यू करेंसी। हाउ गुड यू आर वाइल टॉकिंग टू पीपल, हाउ हम्बल यू आर वाइल टॉकिंग टू पीपल, हाउ अंडरस्टैंडिंग यू आर वाइल टॉकिंग टू पीपल, हाउ एप्रिशिएटिव यू आर वाइल टॉकिंग। ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। जब आप अपने जूनियर्स के साथ बात करते हैं, जो 6 रंग जूनियर है उसके साथ भी बात करते वक्त अगर आप पोलाइटली बात करते हैं या उसके चैलेंजेस को समझते हैं, उसकी परेशानियों को समझते हैं, उसकी लिमिटेशंस को समझते हैं और उससे हेल्प करते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके, पॉजिटिव वे में उसको एनकरेज करते हैं, वो एक्सपीरियंस वो आदमी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। आप सैलरी कितनी ही बढ़ा दें, इवन स्टॉक्स ऑप्शन दे दें, उन चीजों का उतना फर्क नहीं है। हालांकि कंट्रीब्यूशन हर चीज की है, पर एक्सपीरियंस का जो फर्क है उसको कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। और ये रियलाइजेशन मुझे बहुत बाद में आई जब अरुण कपूर जी के साथ मिलना हुआ और उनके मार्केटिंग हेड ने कहा, हालांकि मैं उससे पहले एंटरप्रेन्योर था, 6 साल पहले से, ये 2005 की बात है, जब मैंने अरुण कपूर जी के साथ ये चीज समझी और उसको स्टडी करना शुरू किया कि कंपनी कल्चर जो है वो हर हालत में सीईओ फंक्शन है। यू शुड नॉट आउटसोर्स इट। देखिए, हम जैसे जैसे साधन संपन्न होते हैं, पेटी जॉब्स के लिए घर में हम मेड रख लेते हैं, बच्चों के ट्यूशन के लिए हम कोचिंग में भेज देते हैं, पर बहुत से घरों में पेरेंटिंग भी आउटसोर्स हो गई। प्लीज समझिए, कंपनी कल्चर को आउटसोर्स जिस वक्त आपने सिर्फ एचआर को कर दिया, आप ये समझिए कि कंपनी का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इट इज अ सीईओ फंक्शन। अनलेस यू आर एन अडानी कंपनी और एन अंबानी कंपनी, जहां हजारों की संख्या में है एम्प्लॉयज, जहां आपके लिए पर्सनली लोगों के साथ कांटेक्ट रखना पॉसिबल ही नहीं है, वहां बात अलग है। अदरवाइज फॉर जिसको हम मीडियम एंड एमएसएमई कंपनीज बोलते हैं, उनमें हर हालत में ये सीईओ फंक्शन है। ये हमारा एक्सपीरियंस है और सालों साल का एक्सपीरियंस। कंपनी कल्चर है क्या, इसको भी समझना साथ में जरूरी। कंपनी कल्चर इज जब कोई भी एम्प्लॉयज को देख नहीं रहा, सुपरवाइज नहीं कर रहा, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई उन पर कोई सुपरविजन नहीं है, तब भी वो किस तरह से काम कर, ये कंपनी कल्चर इंश्योर करती है। और वो जब सीईओ अवेलेबल नहीं है और कोई क्रूशल डिसीजन लेना हो, तो डिसीजन लेते वक्त वो किस तरह से, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी कल्चर कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है। और कल्चर वो चीज है कंपनी की जो सारे एम्प्लॉयज को, जब मालिक भी ना हो, सीईओ भी ना हो, एचआर मैनेजर भी ना हो, तब भी वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, एक दूसरे को हेल्प करते रहें। सारे अप्स और डाउन्स के फेसेस
फेजेस में, चाहे वो कोविड का फेज रहा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सेल्स का फेज रहा हो, जब लोग इकट्ठे रहें, कंपनी कल्चर उस चीज को एंश्योर करती है। कंपनी कल्चर को आप एक दिन में नहीं बना सकते, इट इज आप कॉपी भी नहीं कर सकते, और इसको सिर्फ एक टॉक्स से भी नहीं बना सके। ये नहीं कि एक मोटिवेशनल टॉक दे दी और कंपनी की कल्चर में चेंज आ जाएगा, ना ही इसको वीकेंड कल्चर रिट्रीट्स में आप इसको बना सकते हैं। इस बेसिक फैक्ट को समझना जरूरी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है, ऑनेस्ट एफर्ट्स रिक्वायर्ड है और माइंडसेट का चेंज रिक्वायर्ड है। इसलिए इसमें हैप्पीनेस गुरु जब मैं बना, इस कारण से इसमें सक्सेसफुल हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि बिट बाय बिट, विद योर एवरी एक्शन, विद योर बिहेवियर, विद योर एवरी कन्वर्सेशन, यू कैन ऐड हैप्पीनेस टू योर कंपनी कल्चर, टू योर कंपनी, टू योर एम्प्लॉयज, एंड इट्स बिट बाय बिट। इट इज नॉट के एक बार आपने कोई खुराक दे दी और वो काम चल गया, इट इज नॉट द केस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एवरी इंटरेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट दिस स्टैम्प ऑफ काइंडनेस। और अब बड़ी कंपनीज में, जो समझदार कंपनीज हैं, जिन्होंने इस चीज को समझाया, वहां ने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली की वेल बीइंग को मूवमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इसी कारण से वो सक्सेसफुल है, इसी कारण से वहां पर रेजिग्नेशन का रेट वैसा नहीं है जो हमें अदरवाइज मीडिया में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि मीडिया में वो खबर आती है जो अचानक हुई, जो एक ऐसी डेवलपमेंट है जो अचानक हुई, लेकिन उन कंपनियों की खबर कंपैरेटिवली कम आई है जहां एम्प्लॉयज ने नहीं छोड़ा, या छोड़ा तो वापस आ। हमारे ही एक क्लाइंट ने, और इवन हमारी कंपनी में भी, कोविड के दौरान या कोविड के बाद मून लाइटिंग की अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद अगर लोगों ने रिजाइन नहीं किया, या रिजाइन किया तो वापस आ गए, और इवन कम सैलरी पर वापस आए, तो उसका कारण यही था कि उनको जो इकोसिस्टम मिला, वो इकोसिस्टम दूसरी जगहों पर नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने कॉपी किया, वो स्किन डीप गए, वो अंदर तक नहीं गए, उस चीज का फर्क रहा। और यहां मैं वो एक बेसिक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी को बदला। कोई लगभग 15 साल पहले की बात है, 2007 के मिड 2007 की बात है। मैं अपने पब्लिक रिलेशंस क्लाइंट से मीटिंग्स के लिए अलग अलग शहरों में जाता था, और बॉम्बे में मेरी मीटिंग थी 4 दिन के लिए शेड्यूल थी। उन 4 दिनों में से थर्ड डे 3 मीटिंग्स, और ये चांस की बात कि थर्ड डे की तीनों मीटिंग्स मेरी कैंसिल, तीनों मीटिंग्स कैंसिल हो गई। तो मैंने ये सोचा, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला, कोस्टल सिटी में आया हूँ, यहाँ सी शोर है, बीच पे जाऊं, दिन का आनंद लूं, दिन क्यों वेस्ट कर। सो मैं बीच पे चला गया, और उस बीच पे जहां मैं गया, वहां चबूतरे बने हुए थे जो लगभग 2 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे साइज के चबूतरे थे, अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बने हुए। मैं एक चबूतरे पे बैठ गया, बिल्कुल खाली था। मैं 10 एक मिनट 15 मिनट बैठा हूँ, तो उसके बाद एक सज्जन आए, उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 6 साल का लड़का रहा होगा, एक 4 साल का, अप्रोक्सीमेटली ये एज ग्रुप था उनका। और वो आए और आ करके उस बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गए, और चुपचाप बैठ करके अपने आप में खो गए, मस्त हो गए, वटेवर। उनके बच्चों ने वहीं आसपास खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन बच्चों ने अ, रेत में से छोटे छोटे कंकड़ उठा करके आने जाने वाले लोगों पर फेंकने शुरू कर दिए। अब बच्चे बहुत छोटे थे, उनके हाथ में जो कंकड़ आते थे वो भी बहुत छोटे थे, जिन पर वो फेंकते थे उनको वो चोट नहीं पहुंचाते थे। इसलिए जिन लोगों को पर उन्होंने कंकड़ फेंके, एक तो उन्होंने देखा बच्चा छोटा है, एक उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो चुपचाप देखा, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। लगभग 5-7 मिनट तक ऐसा चलता रहा। तो मुझे अजीब लगा कि जो सज्जन मेरे पास बैठे हैं, वो सिविलाइज्ड फैमिली के एजुकेटेड आदमी नजर आते। कुर्ता पजामा उन्होंने सफेद पहन रखा था, और बड़े एजुकेटेड नजर आते थे, पर वो अपने बच्चों को रोक नहीं रहे। मैं बड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे हल्की सी इरिटेशन से होने लगी कि ये कैसा आदमी है जो सिविलाइज्ड है, एजुकेटेड है, और इनके बच्चे शरारत कर रहे हैं, लोगों रहे हैं, और उसके साथ रेत जा रही है जो लोगों के कपड़ों पर लग रही है, लोग झाड़ रहे हैं, पर बच्चे तो गलत कर रहे हैं ना, ये क्यों नहीं रोक। तो मैंने उनको ये कहा, भाई साहब, आपके बच्चे लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आप इनको रोकिए। तो जैसे आदमी नींद से जागता है, इस तरीके से वो
हिले, उन्होंने बच्चों को देखा, नोटिस किया कि बच्चे वाकई लोगों पर कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं, उनको अपने पास बुलाया और दोनों को हग कर दिया, अपनी छाती से लगाया, कहा कुछ नहीं दोनों बच्चों। और थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में नमी आ गई, उनकी आंखों में हल्के हल्के पानी वाली सिचुएशन आ गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ऑफेंड कर दिया इनको, मैंने तो कोई ऐसी बात कहने की कोशिश नहीं की थी। ये ऑफेंडेड क्यों फील किया इन्होंने कि इन्होंने बच्चों को कुछ भी कहने के बजाय इनकी आंखों में पानी आ गया, इसका मतलब मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं 2 मिनट 3 मिनट फिर ऑब्जर्व करता रहा, वो उसी तरीके से आंखों में पानी और बच्चों को छाती से लगाया हुआ। मैंने फिर उनसे पूछा, भाई साहब क्या मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, कुछ गलत कह दिया? अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वो उन्होंने बच्चों को साइड पे बैठाया, उठे, खड़े हुए, मेरे पास आए, मेरे पैर छुए और पैर छू करके कहने लगे, नहीं सर आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कह करके फिर अपनी जगह पे चले गए, फिर बच्चों को छाती से लगाया, फिर उसी तरह से चुप। मैं बड़ा हैरान हुआ, कमाल है कि बच्चों को अभी भी ये कुछ नहीं कह रहे और ये भी मान रहे हैं, ये इतने सिविलाइज्ड है कि उठ करके मेरे पैरों को हाथ लगा लिया और ये कह रहे हैं आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बच्चों को नहीं रोक। मैं फिर 1 2 मिनट 3 मिनट देखता रहा, फिर मैंने उनसे फिर कहा, माफ कीजिए अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, आपका व्यवहार बड़ा रहस्यमय है, मिस्टिकल है, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या है ऐसा कि आप मतलब आपका जो बिहेवियर है मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ बताना चाहेंगे आप? तब उन्होंने कहा, क्या कहूँ साहब, मैं अभी अभी इन बच्चों की माँ को शमशान घाट में जला करके आया। सोचिए कि 1 सेकंड पहले तक मैं उस आदमी के बारे में क्या सोच रहा था और उस 1 सेकंड में पैराडाइम शिफ्ट, उस 1 सेकंड ने मेरी सोच को कैसे बदल दिया। मेरे को क्या अथॉरिटी है कि मैं किसी दूसरे आदमी को जज करूं? आई डू नॉट नो कि उसके स्ट्रगल्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस हालात से गुजर रहा है, और मैं उसको जज कर रहा हूं। एवरी वन हैज अ स्टोरी एंड इफ वी अंडरस्टैंड दिस, इवन आवर एम्प्लॉइज may have a story. While dealing with them, can we be kind? Can we be understanding enough कि हम ये समझ सकें कि उनके challenges हैं क्या? अगर उनका कोई behavior कभी गलत है, हमें चुभ रहा है, उनसे गलतियां बार बार हो रही हैं, तो क्या उसके पीछे कारण क्या है? क्या हम उतना डीप जाने की कोशिश करते हैं कि हम ये समझ सकें कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज का या किसी सर्टेन एम्प्लॉय का बिहेवियर गलत ही क्यों है, या हमेशा गलत क्यों रहता है, या अब गलत क्यों है? वी शुड एज एन एंटरप्रेन्योर बी मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दिस एंड उनके माइंड को, उनके ब्रेन को, उनके हार्ट को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को, सब चीजों को समझ सकें। ये कुवत हम जब पैदा कर लेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज की लॉयल्टी हमारे साथ बढ़ेगी। और नेक्स्ट चीज ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिस्टम्स तो होने चाहिए। प्रमोशन कब होगी, लीव के सिस्टम कहाँ है, इस बेसिक चीज तक के भी क्लैरिटी होनी चाहिए। कितनी लीव मिलेगी, कितनी बार मिलेगी, कितने वक्फे में मिलेगी, क्या टर्म्स होंगी, उसके करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ट्रेनिंग के सिस्टम क्या हैं, किस तरीके से हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, आगे वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट किस तरह से कर सकेगा वो अपनी फैमिली में, किस तरह से ये पॉसिबल होगा कि अगर कोई बैचलर एम्प्लॉय है तो उसको अच्छा रिश्ता मिले, वो बता सके कि मैं फला कंपनी में काम करता हूँ। ये तभी हो सकता है अगर हम सिस्टम्स बिल्ड करें। अनलेस वी हैव सिस्टम्स वी कांट अचीव दिस डेस्टिनेशन, वी कांट अचीव दिस टारगेट। और हमारे यहाँ और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको हम कंसल्टेंसी देते हैं, एक पक्का सिस्टम है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई आदमी मिस्टेक करता है तो उसे रिवॉर्ड करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसने किसी काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश की, वो उसमें सफल हुआ या असफल हुआ, वेदर इट इज अ फेलियर और अ सक्सेस, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही ट्राइड एंड ही ट्राइड टू अचीव समथिंग न्यू. He tried to achieve a new milestone or a new process and he failed. So everybody can fail. हमसे भी तो हर डिसीजन सही नहीं होता, हम भी तो गलतियां करते हैं। किसी ने कोई एक्शन गलत लिया, किसी ने कोई प्रोसीजर गलत अपना दी, उसको अगर हम रिवॉर्ड करते हैं तो ये पक्की बात मानिए कि आपकी कंपनी में इनिशिएटिव्स लेने वाले लोगों की संख्या एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, उन मिस्टेक्स को रिवॉर्ड कीजिए जहां एक्सपेरिमेंट था, यहाँ जहां उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने कुछ इंफॉर्मेशन
रखी है जो उनको नहीं पता है, और उसके कारण पूरी इंफॉर्मेशन न होने के कारण, बिग पिक्चर न होने के कारण अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए। बट इफ द मिस्टेक इज रिपीटेड देन देयर शुड बी अ वार्निंग। यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन टू विंक, व्हेन टू क्लोज योर आईज एंड व्हेन टू टेक एक्शन। सो ये इसीलिए मैंने कहा ह्यूमन एलिमेंट के बिना सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। और जैसा कि पहले भी कहा, बात करते वक्त आप अपने केमिकल्स की सीक्रीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। अगली चीज है, जब आपकी कोई आदमी बार बार गलतियां कर रहा है, समझाने पर भी गलतियां कर रहा है, उससे आप सही काम करवाना चाहते हैं, देन देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सैंडविच प्रिंसिपल। आप जब सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच में पहले ब्रेड है, फिर उसके ऊपर स्टफिंग है, फिर मेयोनीज है, फिर क्रीम है, फिर उसके ऊपर सॉस है, फिर उसके बाद ब्रेड। सो देयर आर मेनी लेयर्स। इफ यू वांट टू गिव feedback which is negative, or if you want to criticize a person or show case his or her mistake, पहले उसके किसी जेन्युइन गुण की प्रशंसा कीजिए और फिर ये कहिए कि आपने ये काम इस तरह से किया, इसके बजाय ऐसे करते तो बेहतर होता, या ये काम ऐसे किया जाना चाहिए था। इफ यू एड लेयर्स टू योर क्रिटिसिज्म विद एप्रिसिएशन, तो ये पक्की बात है कि वो उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली रिसीव करेगा और उस क्रिटिसिज्म के कारण समझ करके अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करेगा। और अगर आप सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते तो वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो या ना हो, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए सैंडविच प्रिंसिपल को अपनाइए। वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव फीडबैक, वेन एवर यू वॉन्ट टू शेयर द फीडबैक, वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज समबडी, और वेन एवर यू वॉन्ट टू पॉइंट आउट अ मिस्टेक, तो आपको सैंडविच प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। और फीडबैक लोगों से रेगुलरली लेते रहिए। सिर्फ फीडबैक देना ही नहीं, फीडबैक लेना भी उतना ही जरूरी है हैप्पी कल्चर को इंश्योर करने के लिए, कि लोग भी ये बताएं कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। और अगर कभी किसी ने रिजाइन किया तो उस वक्त उससे जो पूछेंगे वो खुल करके बताएगा, क्योंकि उसको फिर ये डर नहीं है कि मेरा बॉस मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। एग्जिट सर्वे बहुत ही इफेक्टिव टूल है कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने का, कि आपको इनसाइट मिलेगी कि आपके कल्चर में इंप्रूवमेंट कहाँ पॉसिबल है, कहाँ गलतियां आपसे या बाकी स्टाफ से हो रही हैं जिसको चेंज किया जाना जरूरी। और जो लोगों ने रिजाइन नहीं किया उनसे ये पूछना कि आपने अपॉर्चुनिटी के बावजूद रिजाइन नहीं किया तो उसके पीछे आपका क्या कारण है, यहाँ आपको क्या अच्छा लगा हमारी कंपनी। इस तरह की फीडबैक से हमेशा आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं हैप्पी कल्चर के टूल्स की। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि फैमिली एंगेजमेंट बहुत एसेंशियल है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉय कोई बात नहीं कह पाता, एम्प्लॉय का स्पाउस, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे वो आपको इंसाइट दे सकते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है, एम्प्लॉय के माइंड में क्या चल रहा है। वो फीडबैक आपको फैमिली मेंबर्स से मिलेगी जो कि आपको कई बार एम्प्लॉय से नहीं मिले। अब जो बहुत बड़ी चीज है वो है 6 लेयर्स ऑफ कनेक्शन प्रिंसिपल। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं तो हम एक चीज इंश्योर करते हैं। मैं सवेरे भी हमारी एक बातचीत हो रही थी अतुल जी से, तो मैं ये कह रहा था कि हर कंपनी में BNI कॉन्सेप्ट को अपनाया जाना चाहिए। BNI कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपका कोई चैलेंज है, आप कहीं मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, आप किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे, कोई आदमी आपको टाइम नहीं दे रहा, जो कोई दूसरा ऐसा आदमी है जो BNI का मेंबर है, उसका अगर वहां कनेक्शन है तो वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, अपने गुड ऑफिस यूज करके आपके लिए मीटिंग इंश्योर करवा देता है, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा देता है, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है, किसी को फोन कर देता है, कहीं सिफारिश कर देता है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ अपना लें, उसका मतलब ये होगा किसी के बच्चे को किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन चाहिए और किसी दूसरे एम्प्लॉय का वहां पे इन्फ्लुएंस है, उसने फोन कर दिया, उसने रिक्वेस्ट कर दिया, तो एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ये BNI प्रिंसिपल का क्रक्स है जो आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, पर उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। अब जो 6 लेयर कनेक्शन प्रिंसिपल है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझना जरूरी है। मान लीजिए आप जो बाइडेन से कनेक्शन चाहते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति से कनेक्शन चाहते हैं, या बराक ओबामा से कनेक्शन चाहते हैं, तो ये साइंटिफिक स्टडी है। मैंने शुरू में भी कहा, मैं जो कुछ कहूंगा रिसर्च कहूंगा, रिसर्च के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। साइंटिफिक स्टडी है कि देयर आर ओनली 6 लेयर्स
between one person and the desired person. इसका मतलब ये है कि आप, अगर मैं पी के खुराना हूं और मैं अतुल पुरी जी से कनेक्शन चाहता हूं और मैं अतुल पुरी जी को नहीं जानता, अतुल पुरी जी मुझे नहीं जानते, तो मेरे किसी फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड जरूर अतुल पुरी जी को जानता हो सकता है। ये जनरल सिचुएशन है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं पर एक्सेप्शंस बहुत कम। ये पक्की बात मानिए कि दुनिया के किसी भी आदमी से, एनीबडी ऑन दिस प्लेनेट, इफ यू वांट टू गेट कनेक्शंस, देयर आर ओनली 4 to 5 पीपल इन बिटवीन। आपका दोस्त, आपके दोस्त का दोस्त, उसका दोस्त, जो बराक ओबामा को, जो बाइडन को, ऋषि सुनाक को, अतुल पुरी जी को जानता हो सकता है और आपके कनेक्शन के लिए, आपकी अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ये 6 लेयर कनेक्शन प्रिंसिपल है। इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपके बिजनेस की लीड जनरेशन भी पॉसिबल होती है, एम्प्लॉयज की डिफिकल्टीज को, उनके चैलेंजेस को सॉल्व करना भी बिना पैसे खर्च किए पॉसिबल हो जाता है। अगर उनकी चैलेंजेस को आप इस तरीके से हल करवा रहे हैं तो वो किसी और जगह जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। यू हैव नॉट जस्ट क्रिएटेड अ सिस्टम, यू हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है अगर आप इस चीज को समझ सकें, कनेक्शंस पर कनेक्शंस। अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें, टूल्स आपको दे रहा हूं स्पेसिफिकली। इट इज नॉट योर कंपनी और योर ब्रांड दैट मैटर्स, इट इज द एम्प्लॉय हु मैटर्स। आप उनकी सफलताओं का क्रेडिट एम्प्लॉयज को दीजिए, और इवन जब आप अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब भी एम्प्लॉय को हीरो बनाइए। यू शुड अप्रिशिएट योर एम्प्लॉयज कि उसने ये अचीवमेंट की, उसके कारण आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, वो एम्प्लॉय इतना सीनियर है, वो एम्प्लॉय इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो एम्प्लॉय इतना डेटेड है कि रात को आपने 12 बजे भी कॉल किया तो वो आपकी कॉल रिसीव करेगा और आपकी प्रॉब्लम को हल करेगा। जब आप अपने एम्प्लॉय की इस तरह से प्रशंसा करते हैं, जब आप उसको हीरो बना देते हैं, तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो वाकई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। दूसरा एक और टूल है बहुत बढ़िया, कि हर डिपार्टमेंट में, विद इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और सेक्शन, मान लीजिए एक कंपनी में 50 एम्प्लॉय है और हर डिपार्टमेंट में लगभग 6, 7, 8, 10 की एवरेज के लोग हैं, तो विद इन दैट सेक्शन आपको महीने में एक बार, एक दिन के लिए लोगों को रोटेट करना चाहिए। उस दिन एक नया आदमी मैनेजर बने, चाहे वो उस सेक्शन में चपरासी है, चाहे क्लर्क है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो मैनेजर है। हर एक को महीने में एक दिन अगर मौका मिलेगा कि उस पर्टिकुलर दिन वो उस डिपार्टमेंट को अपने तरीके से चलाए, तो इसके 2-3 फायदे। पहला फायदा तो ये है कि हर आदमी को ये लगता है कि मैं अपनी बात कह सकता हूं, अपने सजेशंस को इंप्लीमेंट कर सकता है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो सजेशन देना चाहता है पर उसके पास वर्ड्स नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उतने अच्छे, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट करके दिखा सकता है। दूसरी ये चीज है कि जिस किसी बॉस, कोई मान लीजिए कोई बॉस एरोगेंट है, या कोई बॉस लगातार गलती कर रहा है, कोई बॉस लगातार कुछ कमियां उसमें आ गई हैं किसी भी कारण से, या वो टाइम नहीं दे पा रहा, एम्प्लॉयज के साथ टाइम नहीं दे पा रहा, तो दूसरा जो आदमी मैनेजर बना वो सबसे पहले उस गलती को रिड्रेस करने वाले सिस्टम को लागू करेगा, क्योंकि वो उससे तंग है, वो उसका पेन पॉइंट, उस पेन पॉइंट को वो आदमी सबसे पहले एड्रेस करेगा, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पेन पॉइंट दूर हो जाएगा, सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये है कि आपको उन लोगों की टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा जिनकी टैलेंट छुपी हुई है, मैनेजर के वट वृक्ष के नीचे वो दबे हुए हैं और उनकी टैलेंट सामने नहीं आ पा रही। उस दिन, जिस दिन वो मैनेजर बने, उस दिन उन्होंने काम करके दिखाया तो आपको पता लगा, हाँ ये भाई, इस आदमी में तो ये टैलेंट भी है, ये आदमी तो ये काम भी कर सकता है। तो आपके लिए उनको प्रमोशन के एवेन्यूज देना या उनकी टैलेंट को यूटिलाइज करना बहुत फायदेमंद है, आसान है। और जब आप किसी की टैलेंट को यूटिलाइज करेंगे तो वो खुश होगा, बल्कि उस पर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा तो भी वो खुश होगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप एक दिन का मैनेजर रोटेशन के रूप में विद इन द सेक्शन बनाए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे हर क्लाइंट कंपनी में हमने एक सिस्टम लागू किया कि महीने में एक दिन, एक पर्टिकुलर स्लॉट रखा जाता है जहां सीईओ के पास कोई भी आदमी कभी भी जाकर के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। वो महीने में एक दिन है, कुछ कंपनियों में हफ्ते में एक दिन है, कुछ कंपनियों में रोज एक पर्टिकुलर स्लॉट है।
डिपेंड करता है आपकी वर्कफोर्स कितनी है, आपके पास खुद कितना टाइम है कि आप लोगों पर डिवोट कर सकें। बट आप इसको प्लान कर सकते हैं, और प्लान प्रैक्टिकली इस ढंग से कर सकते हैं कि आप पर वो टाइम बर्डन भी ना बने, आप दूसरी चीजों को इग्नोर भी ना करें, पर लोगों की बात को सुन करके, समझ करके, और अपनी कंपनी में जो इनिशिएटिव चाहिए वो इम्प्लीमेंट कर सकें। जो बात मैंने शुरू में कही कि अरुण कपूर के कारण सारा का सारा स्टाफ ये कहता था कि अगर हमें छलांग लगाने को कहेंगे अरुण कपूर तो हम छलांग लगा, वो चीज क्या थी? अरुण कपूर में एक खासियत थी, और वो खासियत हमने रिकमेंड की अपने हर क्लाइंट को अपनाने की, और हमारी भी हर कंपनी में वो चीज रिलीजियसली लागू हो कि हम सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं जानते, उनकी पूरी फैमिली को जानते हैं, उनके स्पाउस क्या है, स्पाउस करते क्या है, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स के चैलेंजेस क्या हैं, उनके स्पाउस के चैलेंजेस क्या हैं, उनको समझ करके उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस हद तक जाते हैं तो वो एम्प्लॉय आपका एम्प्लॉय होने के बजाय ना, जैसे आपने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया। ये एक अकेला तरीका ऐसा है, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, इस एक अकेले तरीके को भी अपना लें तो ये पक्की बात मानिए कि एम्प्लॉय, हमारे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, वो आईटी कंपनी है जहां सारी चीजें घर से मैनेज हो सकती हैं, और कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम सबके साथ रहा, सबको पता है। और उस दौरान मून लाइटिंग भी बहुत हुई, एम्प्लॉयज ने दूसरे कंपनीज के लिए या फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, कुछ लोगों ने किया, पर बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने रिजाइन किया जब उनको ये कहा गया कि ऑफिस अटेंड करो, दूसरी कंपनी में गए, 1 महीने 1.5 महीने के बाद तंग होकर के वापस यहाँ आ गए और कम सैलरी पर आ गए। ये अचीवमेंट रही है इस अकेले सिस्टम की, क्योंकि उनको जो ये कॉन्सेप्ट मिला अपनी पेरेंट कंपनी में, वो नई जगह पर नहीं मिल पाया, वहां वो एटीट्यूड भी नहीं मिल पाया, वहां वो सैंडविच प्रिंसिपल नहीं मिल पाया, वहां वो बीएनआई कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाया, और खास करके फैमिली की सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं मिल पाया। उस कारण से वो कम सैलरी पर वापस आ गए। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। अगली चीज है, जब आप अपनी कंपनी के अलावा बाहर की चीजें भी सोचते हैं, जिसको हम सीएसआर कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको मैकेनिकल नाम दे दिया गया। इंडियन कल्चर में वो शुरू से था। आप देखिए हमारे देश में कितनी धर्मशालाएं हैं, आप ये देखिए कितने लंगर लगते हैं, वो एक पर्पसफुल लाइफ वाली बात है। जब आप अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं दैट दे शुड गिव बैक टू दी सोसाइटी, तो उनके लाइफ में काम के अलावा एक पर्पस भी आ जाता है। और ये हैप्पीनेस का बहुत बड़ा नुस्खा है। कोई भी आदमी जो उदास है, जिसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसका सबसे पहला इलाज, बेसिक इलाज और मोस्ट इफेक्टिव इलाज ये है कि वो दूसरे लोगों में खुशी बांटना शुरू। जब हम दूसरे लोगों में खुशी बांटना शुरू करते हैं तो हम खुद खुश हो जाते हैं। हमारे बीट होते हैं हार्मोन्स, वो खुशी वाले हार्मोन्स हो जाते हैं। आप एक छोटे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, आप कितने खुश हो जाएंगे। वही इफेक्ट होता है जब आप किसी उदास आदमी को खुश करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं हैप्पीनेस गुरु हूं तो मुझे खुश रहने का तरीका ही यही है कि मैं दूसरे लोगों को खुश कर रहा हूं। आज इस वर्कशॉप के माध्यम से अगर मैंने कुछ टूल दिए हैं तो मेरा निवेदन ये है कि इसको जिंदगी में अपनाइए। जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि संजय अग्रवाल जी ने जो लास्ट वीक में वर्कशॉप की थी, सेशन किया था, उसमें गोप्टा एक्रोनिम था और उसमें लास्ट वर्ड ही एक्शन था। नॉलेज इज पावर ओनली इफ implement, otherwise it is not power, it is potential power, it is not absolute power. So ये जब आप अपने एम्प्लॉयज को परफॉर्म करने के लिए पर्पस भी दे दें तो वो आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े रह सकते हैं, और तब आपको रेजिग्नेशन का फियर नहीं होगा। एक चीज तो पक्की समझिए कि ये नहीं होगा कि रेजिग्नेशन ना हो। लोग वहां से भी, गूगल से भी छोड़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी रिजाइन करते हैं। अगर ऐसी कंपनियों से रिजाइन करते हैं तो हमारी कंपनी से किसी ने रिजाइन कर दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोल्स डिफर कर सकते हैं, एम्बिशंस डिफर कर सकती हैं, हालात डिफर कर सकते हैं, कई चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन रेजिग्नेशंस का रेशो इतना कम होगा कि वो आपको तंग नहीं करेगा। ये इसके साथ इंश्योर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बतला दूं, हमारी पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, पैन इंडिया मार्केटिंग हम करते हैं फॉरेन एग्री प्रोडक्ट्स का। वेरियस एम्बेसीज के साथ हम जुड़े हुए हैं जिनके एग्री प्रोडक्ट्स को हम पैन इंडिया प्रमोट करते हैं। ये दोनों चीजें मेरे बच्चे संभालते हैं। मैं खुद
स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स करता हूँ, हेल्थ विदाउट मेडिसिन पे वर्कशॉप करता हूँ, हैप्पी वर्क प्लेस के लिए, कंपनी कल्चर और एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स देते हैं, जो लॉन्ग टाइम एफर्ट है. इट इज नॉट अ वन डे वर्कशॉप और 1 hour वर्कशॉप. इट्स अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, बट इट इंश्योर्स, इट गिव्स द डिविडेंड्स और सस्टेनेबल ग्रोथ के शेयर करते हैं. इवन डॉक्टर्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं. या आप देख सकते हैं, मेरी वर्कशॉप हुई ग्रेवल आई इंस्टीट्यूट में, विच इज अ हॉस्पिटल, एंड दिस हॉस्पिटल हैज was the world's fourth hospital to have the हाईएस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन. वहां पर वर्कशॉप की उनके डॉक्टर्स के लिए. ये आप देख सकते हैं, उनका प्रोमो था जो उन्होंने अपने स्टाफ में बांटा.